हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार और हाजिर हूँ अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और हमने अपनी सीरीज़ में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अपना अलजेब्रा स्टार्ट हो चुका था। अलजेब्रा को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट आपका हो चुका जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात की, और लास्ट के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रूट ऑफ इक्वेशन निकालना सीखे थे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो उसके हम रूट कैसे निकालेंगे। रूट यानी कि एक्स के जो दोनों मान हैं वो दोनों मान हम कैसे पता करें, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं पेपर में, वो भी आपने वहाँ पर देखे। तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया था। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी अपने पास कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर है 0। इसके हमने क्या निकाले थे, इसके हमने रूट निकाले थे। तो इसके रूट कौन से निकले थे, जिसका हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा निकला था अपना -2 और बीटा निकला था अपना -3। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रूट कैसे निकलेंगे वो तो हमने देख लिया। अब इसका रिवर्स करते हैं कि अपने पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हों, हल हों, अल्फा और बीटा का मान अपने पास हो, तो हम वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। साथियों, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि दोनों रूटों का जोड़ इनटू में एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ रूट यानी कि दोनों रूटों की गुणा बराबर है 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं कौन होता है, एक अल्फा और एक बीटा। फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि अल्फा कौन था और बीटा कौन था। तो ये एक अल्फा बीटा यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। तो अल्फा और बीटा x के दोनों मान होते हैं जो इस इक्वेशन को 0 बनाते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये। अब जैसे ही कह दिया जाए कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके दोनों रूटों का मान 8 और 5 है, 8 और 5 है, मतलब आपको अल्फा का मान दे दिया 8 और बीटा का मान दे दिया भाई 5। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके दोनों रूट 8 और 5 है। तो साथियों यहाँ उठा के रख दोगे सीधा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस में 5 इंटू एक्स प्लस में 8 गुणा में 5 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस होगा ना, माइनस के 13x प्लस के 40 बराबर है 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हमें कह दिया जाए वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके दोनों रूट 3 और 7 है, यानी कि आपको अल्फा का मान दे दिया 3 और बीटा का मान दे दिया 7, जिसके रूट क्या हैं 3 और 7 हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ये हो गई। तो कितना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे तो कितना 10, और आगे प्लस के अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 गुणा में 7 बराबर 0, यानी कि और यहाँ पर क्या आएगा भाई, x आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 21 बराबर है 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके दोनों रूट का मान क्या होगा, 3 और 7 होगा। यानी कि अपने पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हों और वो हमें बनानी हो तो कुछ ऐसे बन जाएगी। यहाँ आप अल्फा का मान रख दो, बीटा का मान रख दो, जोड़ दो और यहाँ दोनों की गुणा करवा दो, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के फॉर्मेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देखो, हमें जैसे कि कह दे कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये मैं डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा आपको क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है हमें। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दे बच्चों एक कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 बराबर है 0, और जो इसके दोनों रूट हैं वो अल्फा एंड बीटा है। इसके रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा है। एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट
एक बटे अल्फा और एक बटे बीटा हो। ये मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक ट्रिक दूंगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और इसके दोनों रूट क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, यानी कि एक्स के जो दो मान निकलेंगे उनमें अल्फा और बीटा है। हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा हो। ये डायरेक्ट देगा भाई इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा है, ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो। तो साथियों जब भी क्या करे, रूट को हलों को उल्टा करके नई इक्वेशन पूछे तो आपने करना क्या है, ए और सी का मान इंटरचेंज कर देना है। ए और सी का मान इंटरचेंज कर देना है, तो इंटरचेंज कीजिए। 4x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा होंगे। हाँ साथियों फिर से सुनो, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, क्योंकि देखो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसी देने की जरूरत है नहीं। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आए, डायरेक्ट एक्शन लेना है आपने, क्योंकि वहाँ सोल्व करने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि पहले हम रूट निकालेंगे फिर उसको रखेंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी भाई 6x स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 8 बराबर है 0। बोला भाई इसके जो रूट हैं अल्फा एंड बीटा हैं, इसके जो दोनों हल हैं वो अल्फा बीटा हैं, x के दोनों मान। ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा है। इसके तो अल्फा बीटा है, ऐसी बताओ जिसके 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है। तो क्या करोगे, ए और सी की वैल्यू को इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 8x स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 6 बराबर 0। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा होंगे। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट करना है। अब एक बात और कह देता हमें कि भाई 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8 बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा एंड बीटा है, जिसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा है, यानी कि रूट तो वही होने चाहिए, बस उनका साइन अलग होना चाहिए। भाई ये प्लस दे रखें तो ये माइनस दे देगा, ये माइनस दे रखें तो ये प्लस दे देगा। तो इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने जो b है उसका साइन चेंज कर देना है, यानी कि बाकी तो एज इट इज रहेंगे। 2x स्क्वायर ये माइनस का है ना, ये प्लस का कर दो, प्लस के 5x प्लस के 8 बराबर है 0। यदि इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं तो इस इक्वेशन के रूट माइनस के अल्फा माइनस के बीटा होंगे। और लेते हैं एग्जाम्पल, ये ध्यान कर लेना, बस आप लिख लेना, दो ही फॉर्मेट होते हैं। आपको कह दे भाई 4x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 8 बराबर है 0। इस इक्वेशन के जो रूट हैं अल्फा एंड बीटा हैं, हमें वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट माइनस के अल्फा और माइनस के बीटा हों। तो क्या कर देना है, चेंज द साइन ऑफ बी, चेंज द साइन ऑफ बी, बी के साइन चेंज कर दो बस। 4x स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 10x प्लस के 8 बराबर है 0। यदि इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा है तो इस इक्वेशन के रूट माइनस के अल्फा एंड माइनस के बीटा होंगे। ठीक है, अब एक ऐसी इक्वेशन हमसे पूछे जिसमें हमें दोनों चीज लगानी पड़ेंगी। जैसे कि हमें कह दे कि भाई 2x स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 6 बराबर है 0। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा एंड बीटा हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करो जिसके रूट माइनस के 1 बाई अल्फा एंड माइनस के 1 बाई बीटा है, माइनस के 1 बाई अल्फा एंड माइनस के 1 बाई बीटा है, यानी कि उल्टे भी और नेगेटिव निशान के साथ भी। तो आपने करना क्या है, आपने दोनों चीज कर देनी है, एक तो a एंड c को इंटरचेंज कर देना है और एक b का साइन चेंज कर देना है, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस के 15x प्लस के 2 बराबर है 0। यदि इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा हैं तो इस इक्वेशन के रूट माइनस के 1 बाई अल्फा एंड माइनस के 1 बाई बीटा होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमें कह दे कि भाई 4x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 18 बराबर है 0, राइट है ना। इस इक्वेशन के जो रूट हैं अल्फा एंड बीटा हैं, ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट 1 माइनस के 1 बाई अल्फा और माइनस के 1 बाई बीटा हो। तो करना क्या है, आपने a और c को भी इंटरचेंज कर देना है और b का साइन भी
चेंज कर देना है। तो कितना 18x² प्लस के 12x प्लस के 4 बराबर है 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ओके साथियों, क्लियर है? यानी कि जब रूट सिर्फ उल्टे करे तो ए और सी को इंटरचेंज कर दो, जब रूट का साइन चेंज करें तो बी का साइन चेंज कर दो, लेकिन दोनों काम कर दे, उल्टे भी कर दे और साइन भी चेंज कर दे, तो दोनों काम करो, ए और सी को भी इंटरचेंज करो और बी का साइन भी चेंज करो, तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो इसने रिक्वायर की है, जो इसने पूछी है। ओके, यहीं यदि एक्सप्लेनेशन में आप जाओगे, पहले रूट निकालोगे, फिर उनको इक्वेशन बनाने की फॉर्मेशन में रखोगे, तो टाइम लग जाएगा और बिना बात की दिमाग की एनर्जी खराब होगी। ठीक है साथियों, ये काम कर दोगे ना? आशा करता हूं कि आराम से इस चीज को आप हैंडल कर लोगे। ठीक है बच्चों, अब आगे और किस तरह से क्वेश्चन कर देता है रूट से कि भाई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इसके जो रूट हैं वो अल्फा एंड बीटा है, इसके जो रूट हैं वो क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो आप ज्ञात कीजिए α² इंटू बीटा प्लस β² इंटू अल्फा, ये आप ज्ञात करो कि भाई ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इसके रूट हैं, रूट मतलब x के जो दोनों मान हैं वो अल्फा और बीटा हैं। ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट, और ऐसी इक्वेशन तो चलो बता दी, हमें अब सोल्व करना है अल्फा² इंटू बीटा प्लस में β² इंटू में अल्फा, ये हमें बताना है। तो ये हमें बताना है, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा? अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लूंगा। अल्फा इंटू बीटा कॉमन लूंगा तो बीटा तो बाहर आ गया, अल्फा² में से एक अल्फा अंदर रह जाएगा और β² में से एक बीटा अंदर रह जाएगा। यानी कि हमें ये सोल्व करके देना है। और बच्चों पिछले पार्ट नंबर 1 में हमने देख लिया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो अल्फा प्लस में बीटा, दोनों रूटों का जोड़ क्या होता है? -b/a, और दोनों रूटों की जो गुणा होती है वो क्या होती है? c/a। तो अपने पास जो अल्फा इंटू बीटा होगा वो कितना होगा? c/a होगा, और भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -b/a होगा। और यदि इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -bc/a²। ठीक है, -bc/a²। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हमने उठा के रख दी और मल्टीप्लाई करवा दिया, आपका आंसर आ गया। हमें एक बात कहे, हमें कहे कि भाई ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट है अल्फा एंड बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो आप ज्ञात कीजिए α² प्लस में β², α² प्लस में β² ज्ञात करो। ये अपना तब निकल सकता है, ये हमसे पूछ लिया, बहुत ही रेयर चांस है कि डी ग्रुप और दिल्ली पुलिस में आपसे पूछे, लेकिन एग्जामिनर के यदि माइंड में थोड़ा हा यह आ गया कि भाई थोड़ा हा चलो कुछ पूछता हूँ बच्चों से ढंग का, तो पूछ भी सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन कम है। लेकिन हमें 1% पे भी खेलना है, हमें कमी नहीं छोड़नी है। तो α² प्लस में β² बताओ, तो ये वैल्यू तब आ सकती है बच्चों जब हम क्या करें? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें। अल्फा प्लस बीटा का यदि हम होल स्क्वायर करते हैं तो अपना आ जाएगा α² प्लस β², a प्लस बी की फॉर्मेशन लगा के, प्लस के 2α बीटा, प्लस के 2α बीटा, और ये हमें निकालना है तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि α² प्लस के β² बराबर आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2α बीटा। बस ये इधर आके किसका हो गया? माइनस का, तो इसकी वैल्यू बच गई। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। यदि ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इसके रूट हैं, तो सीधी सी बात है दोनों रूटों का जोड़ क्या होता है? -b/a, और दोनों रूटों की जो गुणा होती है वो क्या होती है? c/a। बस उठा के हमने इसके अंदर पुट करना है, यानी कि -b/a का होल स्क्वायर 2 इंटू c/a, यानी कि ये हो गया b² बटे में a² और माइनस के 2ca, माइनस के 2ca, क्योंकि 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, राइट है ना। यहाँ से यदि हम एलसीएम लें a² एलसीएम लेंगे तो ये कितना बच गया? b² और माइनस के a² a पे काटेगा ये a इसको, और यहाँ पर a की गुणा होगी तो माइनस के 2ac, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से भी आपको थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ सकता है यदि एग्जामिनर ने दे दिया तो, वरना ऊपर ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसके रूट आपसे पूछ लेगा, या आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दे देगा, आपसे वो इक्वेशन पूछ लेगा, राइट है ना। यानी कि इक्वेशन से रूट और रूट से इक्वेशन आपको निकालनी आनी चाहिए। और फिर उसके आगे हमने बात की कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपको दे रखे हैं, उसके उल्टे रूट की इक्वेशन पूछे, उसके नेगेटिव यानी कि साइन चेंज करके और उल्टा करके साइन चेंज करके दोनों पूछे, यानी कि एक इक्वेशन देके दूसरी इक्वेशन आपसे पूछ सकता है उसके नए रूट बदल कर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने डिस्कशन किया। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं और आगे हमने देखना है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ए स्क्वायर नहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उस इक्वेशन के रूट कैसे हैं इसका पता कैसा करें हम, यानी कि नेचर ऑफ रूट। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके नेचर कैसे बताएं, यानी कि जो उसके रूट हैं उनका नेचर कैसे बताएं। नेचर मतलब, नेचर से मतलब क्या है सर, नेचर से मतलब है कि वो रूट इक्वल होंगे या नहीं होंगे, कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट होंगे वो इक्वल बनेंगे नहीं बनेंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। मतलब जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट होते हैं ना अल्फा बीटा, वो समान होंगे या असमान होंगे, और रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे, भाई वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे, या फिर भाई रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। क्लियर है ना, रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। तो बच्चों मैं आपसे ये आशा जरूर करता हूँ कि आपको रैशनल इरेशनल का पता जरूर होगा। जो संख्याएं पी बटे क्याऊ के फॉर्म में होती हैं वो क्या होती हैं, रैशनल, और जिनको हम पी बटे क्याऊ की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होती हैं, इरेशनल। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो अंडरूट के अंदर किस में होते हैं, माइनस में। इसके अलावा सारे नंबर कैसे होते हैं, रियल होते हैं। इक्वल यानी कि दोनों रूट क्या आने चाहिए, बराबर। बराबर मतलब भाई अल्फा का मान भी 2 आ जाए, बीटा का मान भी 2 आ जाए, तो दोनों रूट क्या हुए, इक्वल हुए। अनइक्वल मतलब भाई अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 3 है, तो रूट क्या हुए, अनइक्वल हुए। ठीक है बच्चों, तो मैं डायरेक्ट हिंट आपको छोटा सा देता हूं, देखो कैसे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर है 0। तो यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे। d होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट होता है d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, d होता है यहां से बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और d की वैल्यू से हमें पता लग जाएगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट कैसे होंगे, मतलब उनका नेचर कैसा होगा, वो समान होंगे या असमान होंगे, और रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, वो आपके भाई रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। तो देखो बच्चों कैसे पता लग जाएगा, यदि आपका d का मान 0 निकले, d किसके बराबर आए, 0 के, यदि d 0 आ गया तो सीधी सी बात है जो रूट हैं, जो अल्फा और बीटा का मान है, रूट इक्वल होंगे, यानी कि रूट क्या होंगे, इक्वल। इक्वल यानी कि समान रूट होंगे, दोनों का मान समान आएगा, 2 2 3 3 4 4, और रूट रियल होंगे। रियल यानी कि वास्तविक होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, काल्पनिक संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव होते हैं। इक्वल होंगे, रियल होंगे, और क्या होंगे, रैशनल होंगे। रैशनल, रैशनल मतलब प्रीमेय होंगे। प्रीमेय मतलब जिसको हम पी बटे क्याऊ की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपका एक इक्वेशन लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 बराबर है 0। ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ देखो a का मान कितना है, 1, क्योंकि x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो भाई साथियों यहाँ b का मान कितना है, -4,
और c का मान कितना है 4। तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम d की वैल्यू निकालते हैं। d बराबर है बी स्क्वेयर माइनस के 4ac। बी स्क्वेयर मतलब माइनस के 4 का स्क्वेयर माइनस के 4, a कितना 1, c कितना 4, ये कितना हुआ 16, ये कितना हुआ माइनस के 16, क्या निकल गया 0। तो d बराबर है बी स्क्वेयर माइनस 4ac और d की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या आई 0 आई। और यदि d की वैल्यू 0 है तो इसके दोनों रूट इक्वल होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे। कैसे बच्चों, अब देखते हैं यहाँ से। तो यदि हम देखें एक्स स्क्वेयर माइनस के 4x प्लस के 4 बराबर 0, इसके दोनों रूट यदि आप निकालोगे तो अल्फा का मान भी 2 निकलेगा और बीटा का मान भी 2 निकलेगा। जब यहाँ से हम फैक्ट्रेशन लगाओगे या फिर एक अपना जो मेथड होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a, राइट है ना। दोनों से यदि मान निकालेंगे तो दोनों मान क्या निकलेंगे आपके समान निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो जब d की वैल्यू 0 थी तो देखो रूट इक्वल है या नहीं है, दोनों का मान सेम है। रूट रियल है या नहीं है, बिल्कुल रियल नंबर है। क्या रैशनल है, पी बटे क्यू, यानी कि पी बटे क्यू कहाँ है सर, नीचे एक लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर ही होते हैं, राइट है ना। नंबर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो पूरी तरह से खोल पढ़ेंगे, क्या रैशनल होता है क्या इरेशनल होता है, सब कुछ चीजें देखेंगे, राइट है ना। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यानी कि कहने की बात सीधी सीधी है, जब d का मान क्या आ जाए 0 तो रूट क्या होंगे इक्वल होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा सर, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। अब आपसे पूछेगा कि इसके रूट कैसे हैं, ठीक है ना भाई, इसके रूट हैं तो 3 ऑप्शन होंगे। 3 ऑप्शनों में होगा, पहला ऑप्शन होगा इक्वल है, दूसरा ऑप्शन होगा रियल है, तीसरा ऑप्शन होगा रैशनल है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनइक्वल है। तो जो इस तरह की इक्वेशन होती हैं जहां d का मान 0 निकल आए, उसके रूट तो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, अनइक्वल थोड़ी होते हैं। तो हम किसको टिक कर देंगे d को, कि भाई पहले 3 तो इसके रूट होंगे, पहले 3 तो नेचर रहेगा रूट का, लेकिन अनइक्वल नहीं होंगे। तो d अपना उत्तर हो जाएगा। भाई 3 बातें तो मैच कर गई, लेकिन चौथी बात अनइक्वल की तो नहीं मैच की, क्योंकि जब भी d का मान क्या हो जाए 0 तो रूट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ओके हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। जब d का मान क्या आ जाए 0 आ जाए तो रूट क्या होंगे समान होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे। और बच्चों आगे मैं बता दूं, यदि d का मान बड़ा आ जाए 0 से, d का मान क्या आ जाए बड़ा आ जाए 0 से, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी आपकी। 2 पॉसिबिलिटी कौन सी रहेंगी, 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी और रहेंगी बच्चों, ध्यान देना एक बार, कि जब d 0 से बड़ा आ जाए तो 2 चीजें आपने देखनी है। क्या d एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और या फिर d परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 1, 4, 9, 16, ठीक है 25, ये सारे क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऑप्शन 2 हैं, यदि d की वैल्यू 0 से क्या हो बड़ी हो तो 2 चीजें देखनी है, बड़ी तो है पॉजिटिव तो आ गई, क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यदि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रूट कैसे रहेंगे, रूट रहेंगे भाई रियल, रूट रियल होंगे, रियल नंबर होगा। रूट रैशनल होंगे, रूट क्या होंगे रैशनल होंगे, और अनइक्वल रहेंगे। इक्वल तो एक ही केस में हो सकते हैं बस, जब d का मान क्या हो 0 हो, जब d का मान 0 हो उसी केस में रूट इक्वल रहेंगे, वरना सभी केस में रूट अनइक्वल ही रहने वाले हैं, राइट है ना। तो जब आपका d परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए तो रूट रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। यहाँ एक फर्क आएगा, यदि d का मान परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया तो यहाँ एक बात का फर्क होगा, किस बात का फर्क होगा, रूट रियल तो होंगे, रूट रियल रहेंगे, और रूट अनइक्वल भी होंगे, क्योंकि इक्वल तो एक ही केस में बनेंगे बस, जब d बराबर 0, और यहाँ रूट इरेशनल रहेंगे आपके, क्या रहेंगे इरेशनल। इरेशनल मतलब यहाँ तो रूट रहेंगे प्री में और यहाँ रूट रहेंगे एप्री में,
वहां तो होंगे भाई रैशनल और यहाँ होंगे इरेशनल। इरेशनल कौन से? जो संख्याएं परफेक्ट रूट नहीं होती। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं साथियों? ऐसे √3, √5, √7 ऐसे निकल के आएंगे। ठीक है ना? यानी कि दो पॉसिबिलिटी आपकी बनी। क्या बनी भाई? कि आपका डी एक तो 0 हो, एक तो वहां से बात आ गई, डी 0 हो तो रूट इक्वल रियल रैशनल। डी 0 से बड़ा हो, दो केस बनेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रैशनल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इरेशनल होंगे, अप्रिमेय होंगे। ठीक है? इसके रूट p/q में हो सकते हैं, इसके रूट p/q की फॉर्म में नहीं लिखे हो सकते, या आपको अनरूट के अंदर मिलेंगे। अब केस बच गया अपना नंबर 3। 3 नंबर केस देखो क्या है। 3 नंबर केस है कि जब d 0 से छोटा हो। तीन ही केस हो सकते हैं, या तो d 0 के बराबर है, d 0 के बराबर है तो इक्वल रियल रैशनल। d 0 से बड़ा है तो दो केस, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इरेशनल। और फिर बात आ गई डी 0 से छोटा हो तो साथियों भाई जो रूट होंगे वो इमेजिनरी होंगे। वो क्या होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक रूट रहेंगे। काल्पनिक मतलब ऐसे रूट रहेंगे जो अनरूट के अंदर किस में है? माइनस में है। तो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछेगा रूट कैसे हैं। फॉर एग्जांपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते आ रहे हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी। मान लेते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी x² माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर है 0। तो यहां से यदि हम रूट निकालेंगे तो पहले तो किसका मान निकालेंगे हम? ये इक्वेशन दे दी और पूछेगा रूट कैसे है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? डी की। डी बराबर है भाई b² माइनस के 4ac। b² यानी कि माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस के 4। ए कितना है भाई? 1। c कितना है? 6। तो ये कितना आया? 25। 25 माइनस में 24 कितना? 1। डी का मान 1 आया। डी का मान 1 आया तो ये केस बन गया, क्या आया? 0 से बड़ा। फिर डी का मान 1 आया है तो एक मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? बिल्कुल भी परफेक्ट नंबर स्क्वायर है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? 1 का। तो जो ये इक्वेशन होगी ना इसके रूट क्या रहेंगे? रियल रहेंगे, रैशनल रहेंगे और अनइक्वल रहेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इस इक्वेशन के आप रूट निकालोगे तो एक तो x का मान निकलेगा 2 और एक x का मान निकलेगा 3। चाहे हम सोल्व करके देख सकते हैं। अपना जो अल्फा होगा वो 2 होगा, अपना जो बीटा होगा वो 3 होगा। तो 2 और 3 कैसे हैं? देखो 2 और 3 कैसे रूट हैं? 2 और 3 रियल हैं? बिल्कुल हैं। रैशनल हैं? बिल्कुल हैं। अनइक्वल हैं? बिल्कुल हैं। अनइक्वल हैं? इक्वल नहीं है। इक्वल तो सिर्फ इस केस में हो सकता है वरना नहीं होगा। राइट है ना? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसके जो रूट हैं, इसके जो हल हैं उनका नेचर कैसा है। पहली बात इक्वल हैं, अनइक्वल हैं। दूसरी बात रैशनल हैं, इरेशनल हैं। तीसरी बात रियल हैं या फिर इमेजिनरी हैं। ओके, तो एक बार और मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर है 0 तो हम d की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d होता है b² माइनस के 4ac। यदि d का मान 0 के बराबर आए तो रूट कैसे रहेंगे? रूट इक्वल होंगे, समान होंगे, रूट रैशनल होंगे, परिमेय होंगे, रूट रियल होंगे, वास्तविक होंगे। यदि d का मान आ जाता है 0 से बड़ा तो दो चीजें चेक करनी है। क्या चेक करनी है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रूट कैसे रहेंगे? रूट रियल रहेंगे, रूट रैशनल रहेंगे और अनइक्वल होंगे। इक्वल तो एक ही केस में बनेंगे, बस अनइक्वल होंगे। और जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दे रखा हो तो रियल रहेंगे, इरेशनल रहेंगे, अप्रिमेय रहेंगे और अनइक्वल तो रहेंगे ही, क्योंकि इक्वल तो एक ही केस में काम करता है। ठीक है बच्चों? ओके है? तो ये हो गया।
और क्या था भाई, जब डी 0 से छोटा हो तो एक ही केस बनेगा, रूट आर इमेजनरी, रूट काल्पनिक हैं, जो रूट हैं वो क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, क्लियर है भाई। आगे बढ़ाते हैं इसको। तो किया था, पोलिनोमियल शुरू किया था ना, तो पोलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन देखो किस तरह से रहते हैं, कि पोलिनोमियल के क्वेश्चन कैसे रहेंगे। देखो पोलिनोमियल, जैसे कि मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 एक पोलिनोमियल ही है। जब ये 0 के बराबर होगा तब क्या बनेगी, इक्वेशन, और ये 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब कहा जाए जो ये पोलिनोमियल है, जो ये टर्म है, ये x माइनस 2 से पूरा पूरा भाग होती है, पूरा पूरा भाग होती है, मतलब कि कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग होती है। और ये यदि भाई पूरा पूरा भाग होती है तो इसका मतलब ये है साथियों सीधा सा कि x माइनस 2 बराबर आप 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। और यदि इस ये x माइनस 2 से पूरा पूरा भाग होती है, इसका मतलब x इसका एक फैक्टर है, x क्या है, इसका एक फैक्टर है। हिंदी में क्या बोलेंगे, x इसका गुणनखंड है। तो आपने x माइनस 2 बराबर 0 रखा, x का मान 2, जैसे ही आप x का मान 2 यहां पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे कि रख के देखो, x का मान 2 रखोगे तो 2 माइनस के 5 इंटू 2 प्लस के 6, तो 4 माइनस के 10 प्लस के 6, तो 10 माइनस में 10 कितना भाई, 0। 10 माइनस में 10 कितना आ गया, 0 आ गया, राइट है ना। अब जैसे कि और ले लेते हैं कि एक इक्वेशन लूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15 बराबर 0, और x माइनस 3 से ये पूरा पूरा भाग होता है, x माइनस 3 से ये पूरा पूरा भाग होता है। यानी कि आपको या तो कह देगा x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है, या कह देगा x माइनस 3 से ये संख्या पूरा पूरा भाग होती है। तो यहाँ एक खास बात देखोगे आप, x माइनस 3 से भाग होती है तो x माइनस 3 को 0 के बराबर रखो तो x का मान कितना निकल आया, 3। और जैसे ही आप x का मान यहाँ पुट करते हो तो ये 0 बन जाएगी, क्योंकि ये इससे पूरा पूरा भाग होती है। तो पुट करें 3 का स्क्वायर माइनस के 8 इंटू 3 प्लस के 15, तो 9 माइनस 24 प्लस 15 कैंसल सारे होके क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि प्लस का 24 बचा, माइनस का 24 बचा। तो बच्चों किसी भी पोलिनोमियल को यदि हमें पता हो कि ये किससे पूरा पूरा भाग होता है और x की वो वैल्यू उस पोलिनोमियल में हम रखते हैं तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। अब इसके ऊपर ही अपने कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैं क्वेश्चन यहां से ले रहा हूं एक, कि भाई जो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x और प्लस लैम्डा, ये लैम्डा का साइन है, ये x माइनस 2 से पूरा पूरा भाग होता है। ये पोलिनोमियल किससे पूरा पूरा भाग होता है, x माइनस 2 से पूरा पूरा भाग होता है। क्या होता है, पूरा पूरा भाग होता है। तो लैम्डा का मान ज्ञात करो, पूरा पूरा भाग होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आप किसका मान ज्ञात करो, लैम्डा का मान ज्ञात करो। यदि ये पोलिनोमियल x माइनस 2 से पूरा पूरा भाग होता है तो सीधी सी बात हुई अभी जो मैंने बताई थी, x माइनस 2 बराबर 0, x का मान कितना आ गया, 2, कि हम इसमें x का मान यदि पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। पूरा पूरा भाग होता है तो जैसे ही x का मान आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो बिल्कुल वहीं से लैम्डा का मान निकलेगा। रख दो x का मान 2 क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 2 प्लस लैम्डा, क्या आ जाना चाहिए, ये 0, यदि ये x माइनस 2 से पूरा पूरा भाग होता है। तो देखो फिर बच्चों 8 प्लस के 4 माइनस के 10 प्लस के लैम्डा बराबर 0, तो 12 माइनस 10 प्लस लैम्डा बराबर 0, 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, और यहाँ से लैम्डा का मान कितना आया, माइनस के 2 आया। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ऐसा, यदि ये x माइनस 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा है,
तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। x का मान ये पुट करोगे, x का मान यहां पर 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने सारा पुट किया, लास्ट में जाकर लैम्डा का मान कितना निकला, -2। और एग्जांपल करवाता हूं ऐसे आपको मैं। जैसे कि हमें कहा जाए भाई साथियों, हमें एक बात कहा जाए कि भाई x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस k x प्लस 1 से पूरा भाग होता है, x प्लस 1 से पूरा भाग होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो x इसका k का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, k का। यदि ये पोलिनोमियल x प्लस 1 से पूरा भाग होता है तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस x का मान कितना आया, -1। कि आप यहां पर x का मान -1 पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ x बराबर क्या पुट करोगे, -1, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो रखो उठा के इसके अंदर -1, -1 की पावर 100 प्लस 2 इंटू में -1 की पावर 99 प्लस k बराबर 0। तो ये -1 की पावर 100 करोगे तो 1 हो जाएगा भाई, प्लस के 2 -1 की पावर 99 करोगे तो -1 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0। तो 1 -2 प्लस k बराबर 0। तो ये -1 बच गया, उधर जाके प्लस का, तो k का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ओके। यदि आप यदि आपको पता हो कि कोई पोलिनोमियल भाई इससे पूरा भाग होता है तो इसको 0 के बराबर रखो, x का जो मान आएगा वो मान इसके अंदर रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेगा, कहीं पर लैम्डा लिख देगा, कहीं पर y लिख देगा, कहीं पर k लिख देगा और उसका मान आपसे पूछेगा। तो आपने x का मान क्या रख दिया, -1 रखते ही ये 0 हो जाएगा। तो -1 रखा, 0 के बराबर इसको चेंज किया, तो फाइनली k का मान कितना आया, 1 आया। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछता आपसे। और किस तरह से, जैसे कि आपको कह देगा भाई कि x की पावर 4 माइनस में 3x की पावर 3 प्लस के 2x² और भाई माइनस के 5x प्लस के 7, x -2 से भाग देने पर, x -2 से इसको x -2 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। अब ये नहीं कहा कि पूरा भाग होता है, अब ये बोला कि इस पोलिनोमियल को यदि हम इससे इससे भाग दें तो शेष कितना बचेगा। तो सीधी सी बात आपने क्या करनी है, x -2 को बराबर रख दो 0 के, तो x का मान कितना आया, 2। यहां पर x का मान 2 पुट कर दो, जो भी बचेगा वो शेष होगा। यदि 0 शेष बचा तो इसका मतलब इससे पूरा भाग होता है। यदि कुछ न कुछ शेष बचा तो वही तो पूछ रहा है, कुछ न कुछ बचने दो, वही तो अपना उत्तर है। तो आप क्या करोगे, x का मान 2 पुट कर दो, जो भी आपका बचेगा वो आपका उत्तर होगा, वो आपका शेषफल होगा। पुट कीजिए, 2 की पावर 4 माइनस में 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस के 5 इंटू 2 प्लस 7। ये हो गया भाई 16 माइनस के 3 इंटू 8 प्लस के 2 इंटू 4 माइनस के 10 प्लस के 7। 16 माइनस के 24 प्लस के 8 माइनस के 10 प्लस के 7। 24 और 10 कितना हो गया, माइनस के 34 और 8 और 16 24 और 7 31, तो प्लस के हुआ 31। तो फाइनली कितना बचा, माइनस के 3। यही आपका आंसर है। आपसे पूछ रहा था ना शेषफल कितना बचेगा, तो ये आपका उत्तर होगा। बस आपने सीधी सीधी बात करनी है, कहे कि भाई ये पोलिनोमियल को इससे भाग दें तो शेष कितना बचेगा, बस इसको 0 के बराबर रखो, x का जो भी मान आए यहां पुट कर दो, लास्ट में जो भी बचेगा वो आपका शेष ही होगा। ओके, क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे कि आपको कहे कि भाई x की पावर 3 प्लस के 4x² माइनस के 7x प्लस 8 को
x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा कि इस पोलिनोमियल को x माइनस 3 से हम भाग दें तो शेष कितना बचेगा? तो सीधी सी बात आपने करनी है, x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना? 3। x का मान 3, तो x का मान 3 यहां पुट कर दो। 3 की पावर 3 प्लस इंटू 4, 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 8, तो ये 3 का पावर 3 कितना? 27। 4, 3 की पावर 2 9 माइनस 7 गुणा 3 प्लस 8, तो 27 प्लस के 36 माइनस के 21 प्लस के 8, तो भाई ये कितना बच गया? 21 गए, ये बच जाएगा आपका 15। 27 और 15 42 प्लस के 8 कितना है फाइनली? 50। ये आपका आंसर है। ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं कि आपसे पूछे कि इसको इससे भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो इसको 0 के बराबर रखो, x का मान कितना आया? 3, यहाँ पुट कर दो, जो भी फाइनली बचेगा वो आपका उत्तर होगा, वो शेष होगा आपका डायरेक्टली। ओके बच्चों, चलो और एक दो बात और बताता हूं मैं आपको कि आपसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो बात क्या है? 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे में 4a, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो दो केस बनेंगे। एक केस कि जब a 0 से बड़ा दे रखा हो, जब a क्या दे रखा हो? 0 से बड़ा, तो जो इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट, और जो मिनिमम वैल्यू होगी 4ac माइनस के बी स्क्वायर बटे में 4a। और जब a छोटा दे रखा हो किससे? 0 से, a की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना इस पोलिनोमियल की, वो होगी 4ac माइनस के बी स्क्वायर बटे में 4a, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस के इनफाइनाइट। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, बात कुछ पल्ले पड़ नहीं रही कि क्या क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपको दे दिया जाए 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, ये जो एक पोलिनोमियल है इसका ज्यादा से ज्यादा मान क्या होगा? इसका ज्यादा से ज्यादा मान क्या होगा और कम से कम मान क्या होगा? यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों ध्यान दो, a कौन है? 5। a का मान कितना है? 5, यानी कि a क्या हो गया? 0 से बड़ा। a 0 से बड़ा हो जाए तो इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी, क्योंकि x का मान आप इनफाइनाइट रखोगे तो ये इनफाइनाइट वैल्यू पे पहुंच जाएगा, क्योंकि x के मान रखने के लिए तो आजाद है हम पोलिनोमियल में। लेकिन जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी ना वो ये होगी 4ac माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब यहां पर आप देख लो, आपका जो a है वो कितना है? 5, जो आपका b है वो कितना है? -3, और जो आपका c है वो कितना है? 2। उठा के यहां पुट कर देना आपने, और उठा के यहां पुट करोगे तो 4 इंटू a कितना? 5 इंटू c कितना? 2, माइनस में b का स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर बाय 4a कितना? 5, तो 5 का 20, 20 दूनी 40, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 बटे में 5 का 20, यानी कि 31 बटे 20 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। इसमें x का मान आपका मन करे और रख लो,
इससे कम वैल्यू नहीं आ सकती इसके, राइट है। तो दो बातें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। कौन सी? ये दो बातें। एक बार क्वेश्चन आया तो एक ही बार है, लेकिन आप रेडी रहिएगा इस चीज के लिए कि जब भी आपको कोई पोलिनोमियल दे रखा हो, भी कौन सा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा हो, ये ए का मान कुछ हो सकता है, बी का मान कुछ हो सकता है, सी का मान कुछ हो सकता है। यदि ए का मान 0 से बड़ा हो, ए पॉजिटिव नंबर हो, तो इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू होगी ये 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और यदि a 0 से छोटा हो, यानी कि a की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस के इनफाइनाइट होगी। यानी कि ये इस केस में मिनिमम वैल्यू का काम करेगी और ये इस केस में मैक्सिमम वैल्यू का काम करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका टॉपिक पोलिनोमियल, जिसमें हमने डिफरेंट वे देखे। पहला देखा कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो उसको 0 बना देता है। दूसरा कि भाई कोई भी एक पोलिनोमियल दे दिया जिसमें लैम्डा के कुछ भी छोड़ देगा और कह देगा भी एक फैक्टर से ये पूरा भाग होता है, तो उसके का मान बताओ और फिर शेषफल बताओ। और फिर हमने देखा कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, ये बात अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये था आपका पोलिनोमियल और ये टॉपिक आपका समाप्त पोलिनोमियल से रिलेटेड। हाँ, एक टॉपिक और पढ़ना है हमें। कौन? चलो बच्चों, अपना अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। जो अपना ये टॉपिक है एक खास आइडेंटिटी पे काम करेगा। कौन सी आइडेंटिटी? एक आइडेंटिटी आपको ध्यान होनी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये इसके ऊपर काम करने वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। चलो बच्चों, अपना एक टॉपिक और बाकी है, वो टॉपिक हम पढ़ते हैं, फिर अपना अलजेब्रा ग्रुप डी लेवल का कंप्लीट हो जाएगा और फिर नए चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों एक टॉपिक रहता है आपका जो कि एक खास आइडेंटिटी के ऊपर चलता है। वो आइडेंटिटी कौन सी है? देखो, एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है 3abc प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इस आइडेंटिटी के ऊपर अपना ये टॉपिक टिका होगा। इस आइडेंटिटी के दम पे ही हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चों ये आइडेंटिटी होती है जिसके बल पे हमें चलना है, और ये आइडेंटिटी आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में भी देखने को मिली थी, है ना, जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे जिसके ऊपर। अब यहाँ पर दो केस बनेंगे, ध्यान से देखना, दो केस, बस वो दो केस ही आपने पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में भी जाना इसमें। दो केस बनेंगे। कौन सा केस? पहला केस कि जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो बच्चों जब a प्लस बी प्लस सी ये यदि 0 होगा तो ये सारा मैटर 0 हो जाएगा, और सारा मैटर 0 हो जाएगा तो बस बात यहाँ तक बचेगी। तो इसका मतलब जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा किसके? 3abc के। और इस 3abc को भी मैं इधर ले आऊँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc बराबर किसके होगा? 0 के। एक केस तो ये रहेगा। दूसरा केस बच्चों कि जब आपको a बराबर b बराबर c देते, यानी कि a b c दोनों क्या हों? बराबर हों। जब a बराबर b बराबर c होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि तीनों बराबर हैं, मैंने मान लिया तीनों 1 के बराबर हैं, तो ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया,
और ये एक गुणा एक माइनस एक, एक गुणा एक माइनस एक, एक गुणा एक माइनस एक, तो ये क्या हो जाएगा 0। प्लस के 3 माइनस के 3, ये 0, तो यहां तक का मैटर 0। तो इस केस में भी जब तीनों क्या हो, आपस में बराबर हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सिर्फ किसके बराबर बचेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 3 AB C के। और 3ABC को इधर ले आएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3ABC क्या हो जाएगा 0। इन दो बातों के दम पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने होंगे जो आपको बिल्कुल सूझबूझ के साथ करने हैं। या तो ये लगता मिलेगा या फिर ये लगता मिलेगा, राइट है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करवाया जाएगा आपसे। तो देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखना, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता 3ABC के। 3ABC भी इधर ले आएंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC किसके बराबर हो जाएगा 0 के। और जब a बराबर b बराबर c होगा तब भी सेम बात बनेगी, सेम केस बनेगा। तो आओ कुछ क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं और फिर अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं, और कल फिर अर्थमेटिक का एक अच्छा है टॉपिक पढ़ेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ज्ञात करो। तो आप जानते हो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके होगा 3ABC के। ऑप्शन में 3ABC दिखाई देगा, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट पॉइंट से ही क्वेश्चन हो गया। एक ये दे दिया भाई a बराबर b बराबर c, तो a स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी, बताइए किसके बराबर है, राइट है। तो एक बात यहां से ध्यान से देखो, ये दो तरीके से आप निकाल सकते हो। और एक इस तरह के क्वेश्चन आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप वैल्यू पुटिंग कैसे कर सकते हो। देखो, आपको a बराबर b बराबर c दे रखा है, तो ये सारे मैंने 2 के बराबर मान लिए, या 2 के बराबर छोड़ो, सारे किसके बराबर मान लिए 1 के। सारे किसके बराबर मान लिए भाई 1 के, क्योंकि बराबर दे रखे हैं, मैं मेरी मर्जी कितना भी मान सकता हूं, 2 के बराबर, 3 के बराबर, 4 के बराबर। अब सबका मान कितना पुट कर दो, 1 1 पुट कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 1 1, तो एक ये एक ये एक ये, कितना उत्तर हो गया 3। जब हायर अलजेब्रा पढ़ते हैं वैल्यू पुटिंग का बड़ा अच्छा रोल रहता है उसके अंदर, लेकिन आपको नॉर्मल सा अलजेब्रा पढ़ना है, ज़्यादा डीप अलजेब्रा आपने नहीं पढ़ना है, बेसिक अलजेब्रा ही आपको पढ़ना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को अपने पॉइंट से कैसे सोल्व करते हैं, कि हमें पता है जब a बराबर b बराबर c हो जाए तो सीधी सी बात होती है भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ABC के। ये बात हमें पता है। तो यहाँ से क्या कर लेता हूँ साथी, इसको सोल्व करने के लिए मैं ABC एलसीएम ले लेता हूँ। मैं ABC एलसीएम लूंगा तो BC से BC कट जाएगा, a बचेगा, a स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा a क्यूब, AC से AC कट जाएगा तो क्या बचेगा b क्यूब हो जाएगा, AB से AB कट जाएगा, c बचेगा तो क्या हो जाएगा c क्यूब। ऊपर बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, नीचे हो गया ABC। और जब अपना a बराबर b बराबर c होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ABC के। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर कर सकता हूं मैं 3ABC, और नीचे कौन है ABC, कैंसल आउट, कितना आ गया भाई 3, आपका आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। वैल्यू पुटिंग भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी वैल्यू पुटिंग वगैरह की। ठीक है, x की पावर a गुणा x की पावर b बराबर x की पावर c बराबर 0, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाती हैं। x की पावर a प्लस b प्लस c, और उधर क्या है 1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या है x, तो बेस समान तो पावर समान, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 0। और जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा 3ABC के। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 3ABC। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन दे रखा आपको a बराबर 331, b बराबर 337, c बराबर है माइनस के 667, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ज्ञात करो। ये ज्ञात करने से पहले एक चीज चेक कर लेना कि a प्लस बी प्लस सी कहीं जीरो के बराबर तो नहीं। आओ चेक करते हैं। 331 प्लस 336 माइनस के 667, और ये क्या हो गया, जीरो। और जब a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, जीरो के। ये हमने शुरू में ही देख लिया था। क्योंकि 3abc के बराबर होता है, वो भी इधर आया हुआ है माइनस में, तो उधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ये यहाँ वैल्यू पुटिंग मत करना आप, ठीक है ना। वैल्यू पुट करके क्यूब निकाल के जोड़ भी नहीं पाओगे, वैसे भी संभव नहीं है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन नहीं होता, ये इस बात को पहचानने के लिए होता है कि तीनों का जोड़ क्या हो रहा है, जीरो। तीनों का जोड़ जीरो हो रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये दे दिया तो वही बात चेक करोगे, ये पूछ रखा है, यहाँ पुट करने मत बैठना। एग्जामिनर चाहता है कि आप यहाँ पुट करने बैठ जाओ, तो बस आपने चेक करना है a प्लस बी प्लस सी। a कितना 1.21, b कितना 2.12, c कितना माइनस के 3.33, और ये यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, जीरो। ओके, इन बातों को पहचान जाना बस तुम वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताओ, तो वहां क्यूब करने बैठ गए, a माइनस बी का क्यूब ही करते रह जाएंगे, ये इसके लिए नहीं बना। आपको a की जगह दे रखा है y माइनस जेड, b की जगह दे रखा है z माइनस एक्स, और c की जगह दे रखा है x माइनस वाई। तो आप एक बात करके देख लो बस, a प्लस बी प्लस सी कहीं जीरो तो नहीं हो रहा। a का मान y माइनस जेड, सी का मान z माइनस एक्स, और c का मान x माइनस वाई। कैंसल कैंसल कैंसल, क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc। a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ही तो है, बराबर 3abc। और 3 a कौन है भाई, y माइनस जेड, b कौन है z माइनस एक्स, और c कौन है x माइनस वाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं कि a b c ही दी मिलेगा, a की जगह ये टर्म दे रखी है, b की जगह ये टर्म दे रखी है, c की जगह ये टर्म दे रखी है। इन अंदर वाली टर्म को जोड़ के देखो, कहीं जीरो तो नहीं बन रहा, हाँ जीरो बन रहा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो 3a कौन है, y माइनस जेड, b कौन है z माइनस एक्स, और c कौन है x माइनस वाई। ओके है भाई, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। p माइनस क्या का क्यूब, क्या माइनस r का क्यूब, r माइनस p का क्यूब। तो वही बात करके देख लो, कौन सी, कि a प्लस बी प्लस सी जीरो तो नहीं हो रहा। तो a कितना p माइनस क्या, b कितना क्या माइनस r, और c कितना r माइनस p। तो p से p कैंसल, r से r कैंसल, क्या से क्या कैंसल, कितना बचा, जीरो। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया। a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, तो सीधी सी बात है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। 3abc, a की जगह कौन है भाई, p माइनस क्या, b की जगह कौन है क्या माइनस r, c की जगह कौन है r माइनस p। हो गया बच्चों। तो ये देखते ही आइडेंटिटी आपने पहचान जानी है। अलजेब्रा यदि मैं बात करूं बच्चों अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए या बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो अलजेब्रा बहुत सारा होता है। ऐसी बात नहीं कि अलजेब्रा इतना ही होता है, लेकिन जो आपका एग्जाम है उसमें स्पेशली लिख रखा है कि आप बेसिक अलजेब्रा करके आइए। तो साथियों ये बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा था हमारा, जो हमने कंप्लीट किया पार्ट 1 में और पार्ट 2 के द्वारा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट बेसिक अलजेब्रा ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। और जब आगे बड़े एग्जाम होंगे तो और भी अच्छे लेवल से मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।